जैसे चुनाव आयोग है वहां पर उन्हीं के पहचान के लोग हैं, वो उन्होंने ही लाकर बैठाए हैं, है ना। सारा जैसे सीबीआई है, ईडी है, या और भी संस्थाएं जो हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी उनके बहुत लोग हैं। तो आप ये बताइए कि कहते हैं ना कि अगर आपको अपना काम सफल करना है तो आपको अपने उस तरह की परिस्थिति निर्मित करनी पड़ती है कि आप कैसे सफल होंगे। नहीं तो अगर आपका विरोधी बैठा है तो फिर आपकी योजनाएं तो फेल हो जाएंगी। तो पहले अपने समर्थकों को उन्होंने वहां पे सेट किया अच्छे से, चाहे वो किसी भी तरीके से किया, उन्हें अच्छे पद दिए या उन्हें राज्यसभा, लोकसभा या कहीं पे भी उन्हें सेट किया। तो इस तरीके से उन्होंने पहले अपना पूरा वातावरण अपने हिसाब से तैयार किया। काशीराम जी बोल के गए थे कि इस बहुजन समाज को इकट्ठा करना बिल्कुल ऐसे है जैसे तराजू में मेंढक को तोलना, क्योंकि एक मेंढक को बिठाओगे और दूसरा लेके आओगे तब तक वो कूद के भाग जाएगा पहला वाला। तो इसी प्रकार सबको अपना, क्योंकि सबको अपना वजूद दिखाना है, सब चाहते हैं कि मैं ही आगे बढ़ूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं, मुझे ज्यादा मंत्रालय मिले, मुझे मेरे लोग ज्यादा जीते। सब पार्टियां अपना अहम ज्यादा दिखाने में लगी हुई हैं। अगर सब इकट्ठे होते तभी ये संभव हो पाएगा, अन्यथा बिल्कुल संभव नहीं है। और किसी के 4 लोग जीतेंगे, किसी के 2 लोग जीतेंगे, इस प्रकार से वो अपनी कोई भी सरकार नहीं बना सकते कहीं पे भी। और उसका फायदा जो है बीजेपी को मिलता है हमेशा, और बीजेपी इसीलिए जीत रही है। सैटेलाइट को है आप पृथ्वी से चलाते हैं, आप बड़े बड़े जहाज जो हैं वो काफी सारे पायलट उसके तो जमीन पे ही होते हैं, वो उसको चलाते हैं। चंद्रयान गया तो वो उसका भी पूरा मेंटेन हो रहा था नीचे से। तो क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकता? कि बहन जी का, क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट हैं, लंबे समय से वो समाज के बीच में हैं, मान्यवर काशीराम जी के साथ में रहने के बाद में उन्होंने क्षेत्र में बहुत काम किए हैं और लोग उन्हें जानते हैं अच्छी तरह से। उनका जो एक सोशल इंजीनियरिंग का जो वर्क है वो अपना अंतिम समय में ही खोलती हैं अपने पत्ते। साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में दिल्ली के कुछ साथी हैं जो यहाँ पर आए हैं और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि वो बहुजन राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, वर्तमान में जिस परिस्थिति में देश चल रहा है और इसके साथ में तमाम मुश्किलों में आज बहुजन समाज है, चाहे फिर वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे फिर वो रोजगार को लेकर हो, और तमाम मुश्किलें जो बीजेपी सरकार ने बहुजन समाज के सामने ला करके रख दी है। ऐसे में ये लोग क्या सोचते हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इनसे जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो मैं आवाज इंडिया पर आपका स्वागत करना चाहता हूँ और हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि वर्तमान की जो भारत की स्थिति है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करने का काम कर रही है और तमाम लोग जो है उसके संविधान के विरोध में दिन ब दिन उनके जो वाक्य है वो आ रहे हैं। उनके अनंत हेगड़े नाम के व्यक्ति जो बोल रहे हैं कि हमको 400 पार की जो सीटें हैं वो हमको संविधान बदलने को चाहिए। ऐसे में क्या सोचते हैं, बहुजन समाज किस ओर जाना चाहिए, किस तरीके से उनको डिफेंड करना चाहिए, क्या लगता है आपको? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर अर्चना गौतम, मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से आई हूँ, बुद्धिज्म में PhD हूँ मैं। अच्छा, जो आपका सवाल है कि वर्तमान समय में जो राजनीति है उसमें हमारा समाज जो है उसका क्या स्टैंड है, कैसा उसमें रहेगा आगे चल के। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बहुजन समाज के इतने सारे नेता हैं, उन सबको अगर यदि एक मंच पे आ जाए, अपना जो थोड़ा सा भी अहम उनके अंदर है उसको त्याग दें। वो पहले समाज के विषय में, समाज का उसका दुख दर्द समझे, और समझने के बाद में अगर वो अपना ये सोचे कि नहीं, कल को मैं कुछ भी ना बनूं तो भी चलेगा, लेकिन मैं एक मंच पे आके सारे लोग इकट्ठे होके एक साथ काम करें। कहते हैं ना कि जब संगठन मजबूत होता है, संघ बनता है, तो उसके बाद ही हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, सबको इकट्ठा होना जरूरी है। आपने बात कही कि एक मंच पर आ जाना चाहिए। कोशिशें तो काफी सालों से चल रही है कि सारे बहुजन नेता एक मंच पर दिखे, एक साथ में आकर के लड़े, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बहन मायावती जी अलग जा रही है, उनके साथ में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रशेखर अलग लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव वो अलग लड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो बहुजनों की राजनीति है या फिर बहुजनों को एक सामाजिक न्याय की जो भावना है वो तो बिना राजनीतिक जो सफलता है उसके बिना तो नहीं मिलेगी। फिर इनको किस तरीके से आप देखेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे काशीराम जी बोल के गए थे कि इस बहुजन समाज को इकट्ठा करना बिल्कुल ऐसे है जैसे तराजू में मेंढक को तोलना, क्योंकि एक मेंढक को बिठाओगे और दूसरा लेके आओगे तब तक वो कूद के भाग जाएगा पहला वाला। तो इसी प्रकार सबको अपना, क्योंकि सबको अपना वजूद दिखाना है, सब चाहते हैं कि मैं ही आगे बढ़ूं, मैं प्रधानमंत्री बनूं, मुझे ज़्यादा मंत्रालय मिले, मुझे मेरे लोग ज़्यादा जीते। सब पार्टियां अपना अहम ज़्यादा दिखाने में लगी हुई हैं। अगर सब इकट्ठे होते तभी ये संभव हो पाएगा, अन्यथा बिल्कुल संभव नहीं है। और किसी के
4 लोग जीतेंगे, किसी के 2 लोग जीतेंगे, इस प्रकार से वो अपनी कोई भी सरकार नहीं बना सकते कहीं पे भी। और उसका फायदा जो है बीजेपी को मिलता है हमेशा, और बीजेपी इसीलिए जीत रही है। और दूसरा जो ईवीएम का मुद्दा हम सब लोग आजकल उठा रहे हैं, पूरे देश के दूसरी सभी पार्टियां जो विरोधी पार्टियां हैं बीजेपी की, वो सब उठा रही हैं। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ईवीएम जो है एकदम सीधा मतलब काम करती है, ऐसा नहीं है, उसमें भी घपला है। ऐसी भी चीज़ें पकड़ी गई हैं, लोगों ने प्रूव करके दिखाया। यदि मोबाइल को या किसी भी चीज़ को हैक किया जा सकता है, सैटेलाइट को है आप पृथ्वी से चलाते हैं, आप बड़े बड़े जहाज जो हैं वो काफ़ी सारे पायलट उसके तो ज़मीन पे ही होते हैं, वो उसको चलाते हैं। चंद्रयान गया तो वो उसका भी पूरा मेंटेन हो रहा था नीचे से। तो क्या ईवीएम हैक नहीं हो सकता? आपने बीच में बात कही कि बीजेपी को फायदा पहुंचता है। जी, वो जो फूट होती किस है, तरफ इशारा है आपका? बीजेपी को कौन फायदा पहुंचा रहा है, क्या लगता है? नहीं, उसका जो बहुजन समाज के बीच में जो फूट रहती है, जो आपस में भाईचारा निर्मित नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके बीच में वो जो एक भाईचारे वाला जो धम होता है ना, जो जैसे हमें ये कहा जाए कि आपके अंदर मैत्री भावना होनी चाहिए, वो मैत्री भावना का अभाव है। क्या अहम ज्यादा लगता है। है वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीत पाएंगी, क्या लगता है? देखिए, अभी इस विषय पे तो कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का उस हिसाब से जैसे देखा जाए, वोट बैंक तो नहीं कह सकता, ये तो मैं कहती हूँ जो आम जो एकदम नॉर्मल जो लोग हैं वो कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन जो दूसरी जो जातियां हैं, जैसे कि एक खास जाति है जो कभी नहीं जाती है बीजेपी बीएसपी को छोड़ के, लेकिन जो दूसरी जातियां हैं, हो सकता है कि वो अपनी जाति के नेता को जो फ्लोर वोट होता है, हाँ, वो नहीं मिल रहा है। जो कोर वोटिंग है वो कभी नहीं कह सकता है। जो दूसरी जातियां हैं, क्योंकि काम जो काशीराम जी ने किया था वो यही किया था कि सभी जातियों को इकट्ठा करके एक बहुजन समाज तो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी के विचारों पर है या नहीं है, क्या लगता है? नहीं, वो पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन उसके जैसे पहले नेता थे जो अपना अहम त्याग करके इकट्ठा होकर के बैठते थे, जैसे माननीय काशीराम जी कहते हैं कि अगर समाज में जातियां आपको खत्म करनी है तो रोटी बेटी का संबंध आपको बनाना पड़ेगा। तो वो जो साथ में बैठ के पहले रोटी खाते थे, बातचीत करते थे, एक साथ सारी योजनाएं बनाते थे, वो सब चीजों का अभाव हो गया है। जी, वर्तमान में इंडिया अलायंस पूरे देश में अपने को देखने को मिल रहा है। कल इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी मुंबई में जो बैठक हुई, देश के तमाम पार्टियों के नेता एक मंच पर आए। बहन जी की उसमें कमी थी। क्या आपको लगता है कि अगर बहन जी की कमी उसमें ना होती तो ये इंडिया गठबंधन की ताकत जो है और ज्यादा मजबूती से इस देश में आगे चलती? देखिए, इसमें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि बहन जी का, क्योंकि वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, लंबे समय से वो समाज के बीच में हैं। मान्यवर काशीराम जी के साथ में रहने के बाद में उन्होंने क्षेत्र में बहुत काम किए हैं और लोग उन्हें जानते हैं अच्छी तरह से। उनका जो एक सोशल इंजीनियरिंग का जो वर्क है, वो अपना अंतिम समय में ही खोलती हैं अपने पत्ते। वो हमेशा बोलती हैं कि हम अपने पत्ते अभी से सबके सामने खोल देंगे तो लोगों को लेकिन पता है उन्होंने योजनाएं जो ट्विटर के माध्यम से 2 या 3 बार से ज्यादा उन्होंने बोला है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में जब बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस भी सभी दलों को लेकर के साथ में अलायंस करके जब चुनाव जीतने की बात कर रही, तो बहन जी किस आधार पर कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगी भी? हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ कि बहन जी की जो योजनाएं होती हैं वो कभी भी उसको पहले इस तरह से ओपन नहीं करती हैं। ये उनकी क्योंकि वो नहीं, लेकिन पिछले कई समय से तो योजनाएं असफल होते जा रही है। 2012 के बाद से आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो बार बार नीचे गिरता हुआ दिख रहा है हमको। हाँ, क्योंकि जो कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो भी अगर वोट किसी का अगर कैप्चर करने की किसका किया जाए, ऐसा देखा जाता है, तो उसमें मुझे ऐसा महसूस होता है कि बीएसपी का ही जो वोट है वो हमेशा खिसकता है। जैसे लोग जो हैं ईवीएम मशीन के द्वारा या किसी और तरीके से जैसे भी लेते हो तो वो बीएसपी का ही वोट खराब होता है। तो वोट बैंक अगर सारा इकट्ठा हो जाए, सारा का सारा ईवीएम मशीन आपको आप हटा के साधारण बैलेट पेपर से करके देखो। लेकिन ईवीएम मशीन के मुद्दे को तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो सारी याचिकाएं थी वो खारिज कर दी है। अभी उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। ऐसे में अभी 2024 का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जनता के सामने बहुत निर्णायक साबित होने वाला है। अंत में आप इस पूरे विषय को लेकर के, चाहे वो इंडिया अलायंस हो, बहन जी के संदर्भ में हो और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार देश के संविधान को खतरे में ले जाने की उनकी तमाम कोशिशें हो रही है, ऐसे में देश की तमाम जनता को और हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि
बीजेपी लगातार अपनी इस कोशिशों में, इस काम को करने में लगी रहती है, क्योंकि उन्होंने अब जैसे चुनाव आयोग है, वहाँ पर उन्हीं के पहचान के लोग हैं, वो उन्होंने ही लाकर बैठाए हैं, है ना। सारा जैसे सीबीआई है, ईडी है, या और भी संस्थाएं जो हाँ संस्थाएं जो हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी उनके बहुत लोग हैं। तो आप ये बताइए कि कहते हैं ना कि अगर आपको अपना काम सफल करना है तो आपको अपने उस तरह की परिस्थिति निर्मित करनी पड़ती है कि आप कैसे सफल होंगे। नहीं तो अगर आपका विरोधी बैठा है तो फिर आपकी योजनाएं तो फेल हो जाएंगी। तो पहले अपने समर्थकों को उन्होंने वहाँ पे सेट किया अच्छे से, चाहे वो किसी भी तरीके से किया, उन्हें अच्छे पद दिए या उन्हें राज्यसभा, लोकसभा या कहीं पे भी उन्हें सेट किया। तो इस तरीके से उन्होंने पहले अपना पूरा वातावरण अपने हिसाब से तैयार किया, और उसके बाद में कि अब हमें कोई किसी तरह के सवाल कर ही नहीं सकता। आप ईवीएम पे बोलेंगे तो वहाँ चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, ईवीएम में कोई किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं हो सकती है, तो आप साबित करके दिखाइए। और उसे कहते हैं कि आप छुए बिना ही करके दिखाइए। और बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई दी कि उन्होंने बाहर क्षेत्र में आके घूम के कहा कि भाई देखिए ये ईवीएम है, आप इसमें वो बटन दबा रहे हैं तो आप जिसको दबा रहे उसी का दिखाई दे रहा है, तो कहाँ कमी है इसमें। इस तरह का उन्होंने जो है पब्लिक के सामने डेमो करने की कोशिश की, दिखाया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब चुनाव जनता का रुख 2024 के चुनाव को लेकर किधर होना चाहिए? देखिए, जनता जानती है कि उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, उन्हें काम चाहिए, उनके पास में पैसा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, उनके पास में कुछ भी तो नहीं है। क्या वो 5 किलो राशन के पूरे महीने चल जाता है? आप बताइए। या मनरेगा के हिसाब से अगर देखा जाए, मनरेगा के आप 100 दिन का रोजगार देते हो, 100 दिन का रोजगार तो आप दोगे, लेकिन बाकी जो 265 दिन बचते हैं उसका रोजगार वो उन्हें कौन देगा? वो कहाँ से खाएंगे? बच्चे कहाँ से शिक्षा प्राप्त करेंगे? कैसे वो अपना घर चलाएंगे? और खाली शिक्षा ही नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई और भी समस्याएं होती है, स्वास्थ्य की समस्याएं है ना। और घर में बहुत तरह की बातें होती हैं। जो एक माँ घर चलाती है तो उसे पता है उसके कहाँ कहाँ उसका पैसा खर्च होने वाला है, तो वो उसे पूरा करने के लिए उसे तो काम चाहिए, पहले उसे खुद के लिए भी चाहिए, उसके पति के लिए काम चाहिए। उसके लिए तो वो चाहती है कि अब मुझे ईवीएम के द्वारा चुनी गई ये बीजेपी सरकार नहीं चाहिए, मुझे अब ऐसी सरकार चाहिए जो मुझे रोजगार दे और मुझे मेरे बच्चों को खाना दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, घर दे, है ना, ये सब चीजें दे। तो मैं ऐसी सरकार चाहती हूँ। मैं खुद उनके समर्थन में हूँ, उन आम जनता के, कि जो वो चाहती है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करने के लिए आप अपना वोट कहीं और ना दें। कृपया करके अपना वोट बहुत सोच समझ के, माननीय काशीराम जी कहते थे कि आपका वोट जो है वो बिल्कुल एक बेटी की तरह है। आप उसको शादी करने से पहले बेटी के लिए दूल्हा जब ढूंढने जाते हो तो देखते हो कि मेरा जो दामाद बनने वाला है उसके अंदर कोई कमियां तो नहीं है कि वो मेरे बेटी को ठीक से रख सकता है। क्या उसे वो रोटी देगा? क्या उसे सम्मान देगा? क्या उसे संरक्षण देगा? है ना, सब कुछ देगा कि नहीं देगा? तो उसके बाद ही तो आप अपनी बेटी के लिए ओके करके आओगे कि हाँ ये। तो ऐसे ही आपके क्षेत्र में जो कैंडिडेट आते हैं उनसे सवाल पूछिए कि आपने पहले क्या किया, है ना। क्या 5 किलो अनाज में मेरा पूरा महीना चलेगा? मेरे बच्चे, ठीक है 5 किलो अनाज दिया, 5 दिन में खत्म हो गया, बाकी 25 दिन क्या खाएंगे? इसका इंतजाम तो सरकार को ही करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मुद्दे जो जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, चाहे रोजगार को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे देश की आर्थिक हालातों को लेकर के हो, ये जो मुद्दे हैं ये देश की जनता के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि मैडम ने जिक्र किया कि कांशीराम साहब ने जो शब्द कहे थे कि आपका वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसे बेहद सावधानी से, जो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य तय करता है, ऐसे व्यक्ति को ही आप चुने जो कि इस देश को और मजबूत बनाने में, देश को विकसित देश बनाने के लिए जो काम करे, उन लोगों को ही आप वोट दे सकते हैं। बहरहाल इस चर्चा को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए। बने रहे आवाज इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।